चैप्टर नंबर थर्ड, द ऑडिट प्रोसेस। ठीक है, कि ऑडिट को करते समय क्या क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती है ऑडिट करने में, उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन हम पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर के अंदर। क्या नाम है चैप्टर का? द ऑडिट प्रोसेस। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर वन पे। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है? राइट अ नोट ऑन द टेक्निक्स ऑफ ऑडिट, कि ऑडिट की क्या क्या टेक्निक्स है, मतलब ऑडिट करते समय हम कौन कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, it establishes that the techniques of the audit are the devices or a method through which the auditor proceed to his work to obtain the credential matters. Some of such techniques are given below. मतलब जब ऑडिटर ऑडिटिंग करता है तो ऑडिटिंग करते समय वो कुछ टेक्निक्स का यूज़ करता है, कुछ मेथड्स का यूज़ करता है, जिससे ना वो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो चाहिए होता है, ठीक है, वो क्या कर पाता है, आसानी से पा पाता है। तो वो कौन कौन से टेक्निक्स को यूज़ करता है, कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करता है, ठीक है, तो वही हम देखेंगे। तो सबसे पहला आता है इसके अंदर वाउचिंग। तो बेसिकली वो क्या करता है, वाउचिंग करता है। वाउचिंग का मतलब क्या होगा, ये मैंने तुम्हें पढ़ाया था चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, कि वाउचिंग के अंदर क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस इकट्ठा करता है। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड हुए हैं उस चीज़ की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए, मतलब जो भी रिकॉर्ड है वो एकदम करेक्ट है या नहीं है, वो कहीं फेक तो नहीं है, उस चीज़ की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगता है। उसी चीज़ को हम कहते हैं वाउचिंग। ठीक है, दूसरा आता है कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन के अंदर क्या होता है कि कन्फर्मेशन के अंदर ना वो थर्ड पार्टी से ना कम्युनिकेशन करता है ओपनली, और उससे जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मांगता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रखा है डेटर्स। ठीक है, कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट में डेटर्स दिखा रखा है 10 लाख का। तो अब ना जब मैंने मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन मांगी तो मैनेजमेंट ने मुझे उसका वाउचर दिखा दिया कि ये देखो हमने उनसे परचेज करा था, ये रहा उसका बिल। बट अभी भी ना मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा, मुझे बिल ना अच्छा क्या नाम है, रियल नहीं लग रहा, मुझे फेक फेक जैसा बिल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ना उन्होंने क्या करा है, ये कॉपी पेस्ट करा है, कहीं से बिल नकली बनवा लिया है। तो मैंने क्या करा, जिस पार्टी से ये खरीदा था ना उससे कन्फर्मेशन लिया, मतलब मैंने उनसे कांटेक्ट करा। मैंने उनसे पूछा कि एक्स वाई जेड कंपनी है, तुमने उसे इतने लाख का सामान बेचा है इस डेट को। तो वो चेक करेगा, चेक करके बताएगा कि हाँ बेचा है या नहीं बेचा है। ठीक है, तो अगर मान लो उसने बोला नहीं हमने तो ऐसा कोई सामान नहीं बेचा है, तो इस केस में क्या है, पता चल जाएगा कि कंपनी क्या बोल रही है, मतलब मैनेजमेंट क्या बोल रही है, यहाँ पे झूठ बोल रही है। ठीक है, मैनेजमेंट हमें दिखा रही है कि हमने इस साल सॉरी इस डेट को इतने का सामान परचेज करा, जबकि हमने जिस पार्टी ने बेचा है उससे पूछा तो वो तो मना कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम थर्ड पार्टी से सीधा कंफर्मेशन ले सकते हैं। या मान लो ऐसा हो सकता है कि उसने बेचा हो 10 लाख का और यहाँ पे क्या नाम है कंपनी बता रही है नहीं हमने तो उससे 15 लाख का खरीदा है। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर कोई घोटाले वगैरह हो रहे होंगे तो इसके द्वारा थर्ड कंफर्मेशन के द्वारा क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, उस चीज़ का पता लगा सकते हो। रिकनसाइल, रिकनसिलेशन के बीच में क्या होता है कि आप जो भी फिगर्स हैं अगर मान लो उनके बीच में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो उसे रिकनसाइल कर सकते हो। द डिफरेंसेस इन द फिगर आर रिकनसाइल्ड एंड कॉज देयर एग्जिस्टेंस एंड आर बाउट टू लाइट। अगर मान लो जैसे सेम एग्जांपल ले लो ऊपर वाला, कि कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रखा है 15 लाख का सामान उन्होंने परचेज करा, जबकि मैंने जब उनसे पूछा जिन्होंने सामान बेचा वो तो कह रहे नहीं हमने तो 10 लाख का सामान बेचा है। तो अब मैं ना उनसे रीजंस पूछूंगा कि ये जो डिफरेंस आ रहा है 5 लाख का वो क्यों आ रहा है, क्या रीजंस। ठीक है, मैं उस चीज़ को रिकनसाइल करूंगा। तो मैनेजमेंट क्या करेगी, अपनी तरफ से रीजंस देगी कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे उनके रीजन सही लगते हैं तो ठीक है, नहीं लगते हैं तो उसके बारे में मैं क्या करूँगा, नोट कर लूँगा। तो जिस चीज़ में नोट करूँगा वो कहलाएगा मेरा नोटबुक, ऑडिट नोटबुक। ठीक है, और उसको बाद में मैं रिपोर्ट करूँगा अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा, मैं उसे एनालाइज करूँगा। एनालाइजिंग, एनालाइजिंग के अंदर क्या होता है, द डिवाइसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेग्रीगेटिंग एनी अकाउंटिंग फैक्ट्स और फिगर्स इज नोन एज एनालाइजिंग। ठीक है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब उस समय समझ नहीं आ रहा तो उसको मैं क्या करूँगा, अलग से नोट डाउन कर लूँगा और बाद में उस चीज़ को एनालाइज करूँगा। तो उसके बाद टेस्टिंग। टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि एक बड़े से डेटा को ना मैं सारी चीज़ों को चेक नहीं कर पाता, तो बड़े से डेटा में से कुछ चीज़ों को चेक कर लेता हूँ और उसके बेसिस पे कहता हूँ कि हाँ ये पूरा सैंपल सही है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो हम दुकान पे जाते हैं। तो दुकान पे जब हम जाते हैं तो जैसे मान लो हम चावल ले रहे हैं, तो क्या हम चावल के एक एक दाने को चेक करते हैं, जैसे बोरे में चावल रखा होता है तो हम क्या करते हैं ऊपर से उठा के देखते हैं और चेक करके कहते हैं हाँ ये चावल सही है, और उसी के बेसिस पे हम जजमेंट कर लेते हैं कि हाँ ये पूरे के बोरे के अंदर जितना भी चावल होगा वो सारे क्या है, सही होंगे। तो वही है कि जब लार्ज डेटा में से कुछ चीज़ों को चेक करते हैं तो वो आपकी टेस्टिंग हो जाती है। ठीक है, कि आप एग्जामिन करते हो लार्ज नंबर के ऊपर और उसी के बेसिस पे अपना जजमेंट देते हो कि हाँ यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे क्या होंगे, सारे सही होंगे। ठीक है, मतलब टेस्टिंग के अंदर
कि 10 में से कुछ चीज़ों को चेक कर लिया, एक या दो को चेक कर लिया और उसके बेसिस पे कहा कि ये 10 के 10 सही है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या करोगे आप, बेसिकली कोई ऐसी कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिसे आप फिजिकली वेरीफाई करते हो जाके, ठीक है। मतलब उन्होंने बता रखा कि इतना अमाउंट है इस चीज़ का, मगर आप उस चीज़ को ना फिजिकली जाके चेक करते हो, जो पॉसिबल होता है फिजिकली चेक करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कंपनी ने बता रखा है कि हमारे पास 10 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो आप उनके गोडाउन में गए, स्टॉक चेक करा, ठीक है, स्टॉक चेक करा तो वहाँ पे आपने देखा हाँ रियली में 10 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है। या मान लो दूसरा एग्जांपल ले लो कि कंपनी कह रही है कि हमारे पास 12 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग पड़ा हुआ है, तो आप जाके फिजिकली चेक करोगे कि सच में उनके पास 12 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग पड़ा हुआ भी है या नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो चेक करोगे, तो इस चीज़ को हम कहते हैं जब आप फिजिकली जाके चेक करते हो तो उसे हम कहते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद स्कैनिंग, स्कैनिंग का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि आप किसी चीज़ की ना क्रिटिकल स्टडी करोगे, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ के आप उस चीज़ के ऊपर आप क्या करोगे, क्रिटिकल एग्जामिनेशन करोगे, क्रिटिकल स्टडी करोगे और उस चीज़ को डिटेल में आप समझोगे, उस चीज़ को हम कहते हैं स्कैनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या होगा, आप असेट्स और जो होंगे असेट्स और लाइबिलिटीज़ जो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्डेड होंगे उस चीज़ को वेरीफाई करोगे। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने तुम्हें लैंड बिल्डिंग का, उस चीज़ को वेरीफाई करोगे, ठीक है। स्टॉक है उस चीज़ को वेरीफाई करोगे, मान लो क्रेडिटर्स हैं उस चीज़ को वेरीफाई करोगे, तो ये क्या आ जाएगा, वेरिफिकेशन के अंदर आ जाएगा। फुटिंग, फुटिंग के अंदर क्या होता है, फुटिंग के अंदर टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द टोटल्स कॉलम्स एंड डिफरेंट अकाउंटिंग फिगर्स कैन बी एडेड एंड चेक, ठीक है। इसके अंदर क्या करोगे बेसिकली कि जो भी अकाउंट है, जैसे मान लो मेरे पास एक बिल पड़ा हुआ है, मतलब कंपनी ने ना बिल बिल के बेसिस पे रिकॉर्डिंग करा होगा, तो बिल में लिखा हुआ है कि राम से आपने सामान परचेज करा है, ठीक है। तो राम से कंपनी ने सामान परचेज करा, तो तुम चेक करोगे कि जो जो जहाँ पे अकाउंट में आना चाहिए था, एक तो राम के अकाउंट में आना चाहिए था, दूसरा सेल्स अकाउंट के सॉरी परचेज अकाउंट के अंदर आना चाहिए था, तो सही अकाउंट के अंदर वो अमाउंट आया भी है नहीं आया, मतलब एंट्री जो है सही अकाउंट के अंदर पोस्ट हुई है, सही अमाउंट से पोस्ट हुई है और उसका जो टोटल है वो सही है या नहीं, ये सारी चीज़ों को चेक करोगे, इसी चीज़ को हम कहते हैं फुटिंग, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सटेंशन वेरिफिकेशन। अगर मान लो किसी भी चीज़ में कोई डाउट होता है तो ऑडिटर क्या करेगा, अपने प्रोसीजर्स को बढ़ा देता है और डिटेल में चेकिंग करता है, उस चीज़ को हम कहते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो ये सारे टेक्निक्स है, मतलब इन सभी चीज़ों को ऑडिटर यूज़ करता है वाइल ऑडिटिंग, मतलब ऑडिटिंग करते समय वो वाउचिंग भी करता है, वो कंफर्मेशन भी लेता है, वो रिकनसाइलिंग भी करता है, एनालाइजिंग भी करता है, टेस्टिंग भी करता है, ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन भी करता है, फिजिकल एग्जामिनेशन भी करता है, ठीक है। उसके बाद इसके स्कैनिंग भी करता है, फुटिंग भी करता है और एक्सटेंशन वेरिफिकेशन भी करता है। तो ये सारी चीज़ें करता है ऑडिटर जब वो कहीं पे ऑडिट परफॉर्म करता है, तो ये सारे टेक्निक्स यूज़ करता है वाइल ऑडिटिंग, ऑडिट करते समय कौन यूज़ करता है, ऑडिटर। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट इज अन ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, what are the advantages and disadvantages of audit program, can an auditor refuse to change his audit program during the course of the audit even if advised by the assistant, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन हम करेंगे कि ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, क्या ऑडिटर रिफ्यूज़ कर सकता है ऑडिट प्रोग्राम के अंदर चेंज करने के लिए अगर क्या नाम है असिस्टेंट ने उसके असिस्टेंट ने एडवाइस दिया है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो ऑडिट प्रोग्राम का मीनिंग कि ऑडिट प्रोग्राम बेसिकली होता क्या है। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, ये एक रिटर्न प्लान होता है, ठीक है। जैसे हर एक काम को करने से पहले ना हम उसकी प्लानिंग करते हैं कि कैसे करना है, कब क्या करना है, किस तरीके से करना है, ताकि ना हम भूल ना पाए, क्योंकि हमें क्या करना होता है, सारी चीज़ें चेक करनी होती है। तो अगर मैं ओरली चेक करूँ तो हो सकता है, जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ छूट जाएगा, तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा तो नुकसान किसको होगा, मुझे होगा कल को, क्योंकि मैंने उसके बेसिस पे रिपोर्ट दे दिया होगा कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज़ें सही है, और जबकि मैंने कुछ चीज़ें छूट गई जिसे मैंने चेक करा नहीं होगा, जब मैंने चेक ही नहीं करा होगा तो मुझे कैसे पता होगा कि इसमें गलती है नहीं हुई, और मैंने तो रिपोर्ट दे दिया, रिपोर्ट में मैंने कह दिया कि सब कुछ सही है, तो यहाँ पे अगर कल को गलती पाई गई तो नुकसान किसको होगा, मुझे होगा। तो इस वजह से मैं क्या कहता हूँ, डिटेल क्या ना कहता हूँ, मैं प्लान बनाता हूँ वो भी रिटर्न में, ठीक है। क्या करता हूँ, मैं डिटेल में प्लानिंग करता हूँ कि ये काम ऐसे होगा, इस तरीके से होगा, इस डेट को होगा, वगैरह वगैरह, और उसकी प्लानिंग करता हूँ रिटर्न में। और जैसे जैसे काम होता चला जाता है मैं टिक करता चलाता हूँ, अच्छा ये काम हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जब आप रिटर्न में प्लानिंग करते हो, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका ऑडिट प्रोग्राम। तो यहाँ पे होता क्या है, इट इज़ अ रिटर्न प्लान कंटेनिंग द एग्जैक्ट डिटेल्स विद द रिगार्ड ऑफ द कंडक्ट ऑफ ऑन ऑडिट, कि डिटेल एग्जामिनेशन के लिए आपने जो भी डिटेल प्लानिंग करी होगी उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ऑडिट प्रोग्राम कहेंगे। इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन, मेमोरेंडम, समरी
और आउटलाइन ऑफ द वर्क टू बी डन प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर फॉर द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ असिस्टेंट। तो ये बेसिकली आप क्यों करते हो, ताकि ये आपको डिस्क्रिप्शन दे, एक मेमोरेंडम समरी दे, एक आपको मेथड बताए, मतलब एक आउटलाइनिंग दे कि किस तरीके से काम करना है, कितना काम हो गया, कितना बचा है, ठीक है, ताकि आपको और आपके क्या नाम है असिस्टेंट को एक गाइडेंस मिल पाए, ठीक है, कि हमारा 50% काम हो गया, हमारा 60% काम हो गया, ठीक है। जैसे क्या होता है बेसिकली आपको टाइम पीरियड मिलता है, ठीक है, तो 2.5 महीने का टाइम मिला, 3 महीने का टाइम मिला, तो अगर आपने प्लानिंग नहीं करी है, और क्योंकि टाइम तो लिमिटेड ही है, अगर आपने प्लानिंग नहीं करी और काम कर रहे हो तो हो सकता है कि टाइम कर मतलब ऑडिट करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आपके पास टाइम तो होगा नहीं, तो आपके पास एक प्रॉपर टाइम पीरियड होता है, और दूसरी तरफ आपके पास पूरा वो होता है कि क्या काम किस टाइम के अंदर अंदर करना है, तो वो सारी चीज़ें उसके बेसिस पे आप कर लेते हो, ठीक है। तो ये ऑडिट प्रोग्राम के अंदर कवर होता है। एन ऑडिटर इज नॉट बाउंड टू एडवाइस ऑफ हिज असिस्टेंट। आ गया यहाँ पे, एक मिनट, डायरेक्ट ये वाला टॉपिक आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था, इन्होंने यहीं पे इसका आंसर दे दिया है। कैन अन एडवाइस ऑफ द एडवाइस, ठीक है, एडवाइस वाला था ये वाला पॉइंट। कैन द ऑडिटर रिफ्यूज द चेंज ऑफ हिज ऑडिट प्रोग्राम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट इन इवन इफ एडवाइस बाय द असिस्टेंट। तो यही वाले इसका आंसर दे रहा है यहाँ पे। An auditor is not bound by the advice of his assistant. He can refuse to the incorporate changes in the audit program suggested by the assistant, but if the changes suggested by the assistant is useful for the audit work, the auditor can change the audit program। मतलब सिंपल सी बात है, ऑडिटर तो भाई मालिक होता है, मतलब अपने काम का वो खुद मालिक है, तो असिस्टेंट की क्यों सुनेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो असिस्टेंट कह रहा है उसकी बात मान ले, कि अगर तू चेला है मेरा, चेले जैसे रहे, ठीक है, मालिक बनने की कोशिश मत कर। कौन कह रहा है यहाँ पे, ऑडिटर कह रहा है, भाई मैं हर बात तेरी नहीं मानूंगा। तो और ज़रूरी नहीं है कि ऑडिटर क्या करे, अपने असिस्टेंट की सारी बातें माने, ठीक है, वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है उसकी बात मानने से, बट यहाँ पे बट वाली कंडीशन है, अगर उसने जो सजेशन दिया है वो यूज़फुल है ऑडिट वर्क के लिए, तो इस केस में ऑडिटर क्या करेगा, अपने ऑडिट प्रोग्राम को चेंज भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने मतलब यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी हैं कि अगर वो यूज़फुल है ना उसके लिए तो वो चेंज कर लेगा, मतलब अगर ऑडिटर को उससे फ़ायदा हो रहा है तो क्यों नहीं बात मानेगा भाई उसकी, तो वो उस केस में उसकी बात मान लेगा और उस ऑडिट प्रोग्राम को अपना चेंज कर लेगा, ठीक है। अब देखो हमें आगे करना है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले हम करेंगे एडवांटेज ऑफ द ऑडिटर, ठीक है, कि सॉरी एडवांटेज ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम की एडवांटेजेस क्या क्या है। इट प्रोवाइड द क्लियर कट इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है, आपको एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देता है टू द असिस्टेंट अबाउट द वर्क टू बी डन बाय दैम। मतलब जो ऑडिटर होगा उसके असिस्टेंट को एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देना है, भाई काम इस तरीके से होगा और इतने टाइम पीरियड में हो जाना चाहिए। दूसरा, द ऑडिटर में ईजली नो अबाउट द वर्क डन एट पॉइंट ऑफ टाइम सिंपली टू लुकिंग एट द ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑडिटर को पता होता है भाई किस टाइम पीरियड में कौन सा काम हो जाना चाहिए, क्योंकि उसने एक प्रॉपर प्लानिंग कर रखी होती है डिटेल में कि ये काम 10 दिन में हो जाना चाहिए, ये 4 दिन में, ये 2 दिन में, ये 5 दिन में, इतने घंटे में, ठीक है। तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होता है। दूसरा, प्रॉपरली नोन होता है उसे कि ये इस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर ये वाला काम पूरा हो जाना चाहिए। वो वाली चीज़ उससे कहाँ से मिलती है, वो कहाँ से मिलती है उसे, उसके ऑडिट प्रोग्राम से मिलती है, ठीक है। इट्स सिंपली द एलोकेशन ऑफ वर्क टू द वेरियस ग्रेड ऑफ द असिस्टेंट एंड ऑडिट क्लर्क्स। तो बेसिकली ये क्या करता है, ऑडिट प्रोग्राम हेल्प करता है एलोकेशन ऑफ वर्क में, कि काम को किस तरीके से बांटा जाए, किसमें, उनके असिस्टेंट में। अब ऑडिटर होगा उसके बहुत सारे वर्कर्स होंगे, मतलब उसके अंडर काम करने वाले बहुत सारे उसके चेले होंगे, जिसे यहाँ पे असिस्टेंट कहा जाता है, और उसके साथ में उसके बहुत सारे दो वो होंगे, पार्टनर्स होंगे। तो किस तरीके से उसके काम को उसके असिस्टेंट में और उसके ऑडिट क्लर्क्स में बांटा जाए, इस चीज़ में क्या करता है ऑडिट प्रोग्राम हेल्प करता है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से है। आगे आ जाओ, उसके बाद कहता है इट हेल्प्स इन फिक्सेशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग द मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। इट मे बी यूज्ड एज एविडेंस बाय द ऑडिटर इन द कोर्ट व्हेन द नेसेसरी इज प्रूवन दैट देयर हैज बीन नो नेग्लिजेंस एंड द ऑडिट वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। तो बेसिकली क्या होता है, जो ऑडिट प्रोग्राम होता है ना, कल को अगर मान लो कोर्ट केस हो गया, ठीक है, कोर्ट केस हो गया और वहाँ पे ना जो कंपनी है वो आपके ऊपर एलिगेशन लगा रही है कि ये ऑडिटर ने फ्रॉड करा है, ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसने उस चीज़ को फुलफिल नहीं करा है और ऑडिट सही ढंग से करा नहीं है, जिससे कंपनी को नुकसान हो गया, ठीक है। तो उस केस में क्या करेगा, वो जो नोटबुक है ना,
वो कोर्ट में पेश कर सकता है, देखो मैंने पूरी प्लानिंग के साथ पूरे सही तरीके से जो जो चीज़ें चेक करनी थी हर एक चीज़ मैंने सही तरीके से चेक करी है, ठीक है। तो ये एक एविडेंस के रूप में काम करेगा उस ऑडिटर का कोर्ट में, ठीक है। तो ये एविडेंस के रूप में भी यूज़ कर सकता है इसको। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 देखना, इट इज़ अ यूजफुल बेसिस फॉर प्लानिंग द प्रोग्राम इन द फॉलोइंग ईयर। और ये क्या करता है, अगले साल की प्लानिंग करने में भी क्या करेगा, ये उसके लिए हेल्प करेगा। कि जैसे मान लो इस साल उसने ऑडिट करा, तो वो अगले 5 साल के लिए उस कंपनी में ऑडिटर है, तो अगले साल उसे और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये क्या करेगा, उसके लिए बेस का काम करेगा कि नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग में उसे और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 कहता है, चेंज इन द प्लेसमेंट ऑफ द ऑडिट स्टाफ डज नॉट अफेक्ट द ऑडिट वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हमने सारे काम को रिकॉर्ड कर रखा होता है, ठीक है। जो जो काम होता जाता है हम उसको सही तरीके से रिकॉर्ड करते जाते हैं, टिक करते जाते हैं। अगर मान लो ऑडिट स्टाफ चेंज हो गया, मतलब मान लो मिस्टर एक्स है, उसने असिस्टेंट रख रखा है, मान लो विनीत को रख रखा है, ठीक है। तो अगर वो मान लो उसकी तबीयत खराब हो गई या ना ऑडिट करना नहीं आना चाहता है, वो मान लो 1 महीने की छुट्टी ले रहा है वो, तो अगर वो जा भी रहा है तो उस केस में ना उसके जाने से ऑडिट प्रोग्राम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो सारी चीज़ें रिटर्न में पड़ा होगा। तो अगर वो चला गया तो जो नया वाला बंदा आएगा वो सारी चीज़ों को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा और उसके बाद से जहाँ से काम अटका उसके आगे से स्टार्ट कर देगा। जबकि अगर ये रिटर्न में नहीं होता तो सारी चीज़ें किसे पता होती, विनीत को। अगर वो चला जाता तो मेरा सारा काम रुक जाता, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें रिटर्न में है। तो जो भी काम अटकेगा, नया बंदा आएगा वो वहाँ से कंटिन्यू कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। उसके बाद आता है द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द वर्क कैन बी अंडरटेकन ईजिली एंड एवरी वर्क इज अंडरटेकन इन द प्लान मैनर, ठीक है। जो भी काम है सुपरवाइज हो जाएगा आराम से, कंट्रोल आराम से कर सकते हो उस काम को। और यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपने काम प्लान करा होगा उसी प्लान के अंदर क्या होगा, वो सारा काम हो जाएगा। उसके बाद इट फैसिलिटेट द फाइनल रिव्यू बिफोर द रिपोर्ट इज साइंड। और जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो, मतलब आप अपना जब प्रोग्राम जब ऑडिट पूरा कर लेते हो, तो ऑडिट करने के बाद आप क्या करते हो, रिपोर्ट बनाते हो। तो जब आप रिपोर्ट बनाओगे तो उस समय भी ये हेल्प करेगा, और जब रिपोर्ट साइन करोगे ना तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आप एक बार चेक करते हो कि मैंने सारे काम चेक कर, मतलब सारी चीज़ें करी नहीं करी। तो उसके लिए मैच कहाँ से करोगे आप, ऑडिट रिपोर्ट से मैच, सॉरी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो लिखी है उसको मैच करोगे आप किसके साथ, नोटबुक सॉरी ऑडिट प्रोग्राम के साथ, कि ये एरिया मैंने सारे एरिया चेक करे नहीं करे, ठीक है। और उसके बाद ये हेल्प करता है एक बार रिपोर्ट साइन करने से पहले, ठीक है, ताकि आप चेक कर पाओ कि आपका जो फाइनल रिव्यू है वो सही है या नहीं है। अब इसके डीमेरिट्स क्या क्या हैं, तो ऑडिटर्स टास्क becomes mechanical and audit may be loss interest and initiatives। ये जो काम होता है ना बहुत ही मैकेनिकल होता है, छोटा मोटा काम नहीं तो बहुत ही टेढ़ा काम होता है, ठीक है। सैंपल साइज बनाओ, फिर ऑडिट रिस्क डिटरमाइन करो, ठीक है, फिर थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लो, बहुत सारी चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़े थे इसके लिमिट्स, ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो पढ़ा था। तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, बहुत सारे मैकेनिकल वर्क होते हैं। तो ये क्या होता है, एक डिफ़िकल्ट वर्क होता है ये। उसके बाद each business can have a separate problems of its own, and hence rigid programs cannot be laid down for each type of business। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक एक प्रोग्राम बना लिया, मतलब क्या नाम है, ऑडिट प्रोग्राम बना लिया, तो वो ऑडिट प्रोग्राम सभी कंपनी के लिए अप्लाई हो जाएगा। नहीं, ये रिजिड प्रोग्राम नहीं है, मतलब फिक्स नहीं होता। हर कंपनी के अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं और उसके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी अलग अलग होंगे। तो आपको उसी के हिसाब से उसका ऑडिट प्रोग्राम ड्राफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं है कि आप एक ही ऑडिट प्रोग्राम हर जगह लगा दो। तो एक ही ऑडिट प्रोग्राम हर जगह पॉसिबल नहीं है, हर एक कंपनी का उसके हिसाब से आप क्या करोगे, ऑडिट प्रोग्राम बनाओगे। तो ये काम थोड़ा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके बाद प्रोसीजर्स में बी अडोप्टेड विच मे नॉट बी सूटेबल और अप्रोप्रिएट टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द क्लाइंट। जो भी आपने प्रोसीजर्स वगैरह बनाए हैं, जो जिस तरीके से आप कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि हर क्लाइंट को जो चीज़ पसंद आए, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब आता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, कि बेसिकली कितने टाइप्स के ऑडिट होते हैं। तो 2 टाइप का होता है, एक होता है फिक्स्ड और प्री डिटरमाइंड, और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम। तो फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, इन ऑडिट प्रोग्राम ऑल द ऑडिट टेस्ट एंड प्रोसीजर्स आर इंक्लूडेड थ्रो ऑल ऑफ देम मे नॉट बी नेसेसरी इन द केस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इन हैंड। और सेकेंड होता है फ्लेक्सिबल, इन केस ओनली द स्कोप, कैरेक्टर एंड limitations of audit engagement in hands are outlined। मतलब फिक्स्ड में क्या होता है ऑडिट प्रोग्राम में, कि एक बार जो आपने फिक्स कर दिया वो वही चलता रहेगा पूरे
पूरे साल उसी तरीके से आप ऑडिट करोगे। अगर पॉइंटलेस होगा, अगर मान लो क्या नाम है आपका पीरियोडिक ऑडिट है, तो जैसे ही साल खत्म होगा एक बार जो आपने बना दिया उसी तरीके से आप पूरा ऑडिट करोगे। जबकि फ्लेक्सिबल में क्या है, सिचुएशन के हिसाब से आप क्या करोगे, उसे चेंज करते जाओगे और उसके हिसाब से ऑडिट करते जाओगे। तो फिक्स्ड में एक बार जो बन गया उसी के हिसाब से करो, फ्लेक्सिबल में नहीं, अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हो आप तो उसके हिसाब से चेंज करो और उसके हिसाब से ऑडिट करो। ठीक है, तो फिक्स्ड में फिक्स रहेगा, फ्लेक्सिबल में चेंजेस की गुंजाइश होगी। ठीक है, और फिक्स में कोई भी गुंजाइश नहीं होगी चेंजेस की। तो इस तरीके से है। बाकी लास्ट वाला पॉइंट तो मैंने पढ़ा ही दिया था तुम्हें, ये बाउंड वाला जो केस था। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट आर द स्टेप्स वुड यू टेक बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट वर्क ऑफ ऑडिट अकाउंटिंग। सॉरी क्वेश्चन गलत पढ़ दिया मैंने। व्हाट स्टेप्स, रात ज़्यादा हुई हो गई है। ठीक है, रिकॉर्डिंग आजकल मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ रात के टाइम पे क्योंकि रमज़ान आ गया है। तो बेसिकली अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी 2:30 बज रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं तुम लोगों के लिए। तो व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक बिफोर कमेंसिंग द एक्चुअल वर्क ऑफ ऑडिट अकॉर्डिंग टू SA 200। तो बेसिकली यहाँ पे ना एसेज की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग के अंदर क्या कह रखा है कि जब आप ऑडिट करोगे तो ऑडिट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कहता है ना, जो ऑडिटर होगा वो इंटीग्रिटी होनी चाहिए उसके अंदर, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए और इंडिपेंडेंस होना चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि वो अनबाइज्ड होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने पैसा दिखाया वो उसकी तरफ मोड़ गया। ठीक है, वो अनबाइज्ड होना चाहिए। और तीसरा कहता है यहाँ पे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो 3 वर्ड बोला उसने, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। तो वो किसी का उसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, अनबाइज्ड होना चाहिए, अनफेवरेबल होना चाहिए कहता है ये। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, उसे हमेशा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना चाहिए। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो उसने क्या करा है, एक्वायर करा है बिजनेस से रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि वो किसी और को वो इन्फॉर्मेशन भेज दे। मतलब मान लो क्योंकि आप कंपनी के अंदर आते हो, ऑडिटर बनते हो, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का अधिकार मिलता है। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप क्या करते हो, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगते हो, तो आपको कंपनी का बहुत ही सारा नॉलेज हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो आप उस नॉलेज को किसी और पार्टी को भेज दो, मतलब उसके जो कॉम्पिटिटर हो वो नॉलेज उसको जाके दे दिया आपने, नहीं। आप क्या करोगे, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करोगे। ठीक है, ये कहता है। और जब लॉ कहेगा, ठीक है, या कोई किसी क्या नाम है मैनेजमेंट कहेगी देने के लिए, जब भी आप वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, अदरवाइज वो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड नहीं करोगे। उसके बाद कहता है स्किल एंड कॉम्पिटेंस, जो ऑडिटर होगा ना उसके उसके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर स्किल्स होने चाहिए एंड कॉम्पिटेंट होना चाहिए वो ऑडिट करने के लिए। ठीक है, तो वो स्किल्स कैसे आएंगे, वो उसके लिए एजुकेशन लेगा, टेक्निकल नॉलेज गेन करेगा। ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस करेगा, तभी जाके उसके पास क्या आएगा, स्किल्स आएगा और वो उस चीज़ के लिए वो कॉम्पिटेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जनरल जनरल एजुकेशन प्रोवाइड लेगा, वो टेक्निकल नॉलेज लेगा। ठीक है, तो उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करेगा और उसके बाद क्या बन जाएगा, वो स्किल एंड कॉम्पिटेंट हो जाएगा उस चीज़ के लिए। ठीक है, और उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 4 है वर्क परफॉर्म बाई अदर्स। तो जो भी अदर्स ने वर्क परफॉर्म करा उसको यूज़ करके भी ना वो क्या कर सकता है, अपने ऑडिट को बढ़ा सकता है, वर्क कर सकता अच्छे तरीके से कर सकता है। जैसे एग्जांपल ले लो, प्रीवियस ऑडिटर है, तो वो ऑडिट करके गया होगा तो उसे पता होगा इस कंपनी में किस तरीके से करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो वो पहले वाले ऑडिटर का जो ऑडिट रिपोर्ट होगा ना उसको यूज़ करके अपने ऑडिट को इम्प्रूव कर सकता है। या मान लो कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में उसे नॉलेज नहीं है, तो वो टेक्निकल एक्सपर्ट जो होगा उस फील्ड का, उससे उस चीज़ की नॉलेज लेगा और उस अपने ऑडिट को क्या कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जो ऑडिटर होगा वो क्या करेगा, हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन करेगा। जैसे हमने ऑडिट प्रोग्राम के अंदर क्या देखा, ऑडिट प्रोग्राम के अंदर जो जो काम करेगा उन सभी चीज़ों की वो प्लानिंग करता है कि मुझे ये काम करना है, इस तरीके से करना, वगैरह वगैरह। तो जब वो काम करता जाएगा ना, तो हर एक काम में अगर मान लो कुछ भी खामियां निकली या कुछ भी हुआ, तो उन सभी चीज़ों को वो नोट करेगा। तो जब वो नोटिंग करता है उसे हम कहते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो वो डॉक्यूमेंटेशन करेगा कि मैंने आज वेजेस को चेक करा, वेजेस में मुझे 2 लाख का घोटाला मिला, मैंने मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन मांगी, मैनेजमेंट ने मुझे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो वो इस सब चीज़ों को नोट डाउन कर रहा है। फिर मान लो उसी दिन उसने क्या क्या चेक करा, मान लो चेक करा उसने एक्सपेंसेस, तो लिखेगा आज मैंने एक्सपेंसेस चेक करा, मुझे इसके अंदर भी 2 लाख का घोटाला मिला, मैंने मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन मांगी, मैनेजमेंट ने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी।
फिर मान लो उसने उसी दिन कुछ और चेक करा, ठीक है, डेप्रिसिएशन चेक करा तो डेप्रिसिएशन के बारे में लिखेगा। तो उन सभी चीज़ों का जिसमें भी उसे गड़बड़ लगता है ना, उस चीज़ की वो डॉक्यूमेंटेशन करता है, ठीक है। उसके बाद ऑडिट प्लानिंग। तो ऑडिट प्लानिंग के बारे में क्या है कि वही है यहाँ पर कि जब भी आप क्या करोगे, किसी कंपनी को ऑडिट करने जाओगे तो ऐसे ही थोड़ी है उठा के आप चले जाओगे और ऑडिट करना स्टार्ट करोगे। तो उसके लिए क्या करोगे, बेसिकली आप पूरी प्लानिंग करोगे कि कौन सा काम कब करना है, किस तरीके से करना है, ये काम मैं कौन करेगा, मैं खुद करूँगा या मेरा असिस्टेंट करेगा या मेरा कोई पार्टनर करेगा, किस तरीके से होगा, क्या क्या इंटरनल कंट्रोल है, क्या क्या प्रोसीजर्स है, उन सभी चीज़ों को चेक करते हो आप, ठीक है। उसके बाद ऑडिट एविडेंस, उससे रिलेटेड मुझे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, कौन सा एविडेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, एक्सटर्नल वाला, इंटरनल वाला, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री वाला या फिर विजुअल वाला, तो कौन सा ऑडिट एविडेंस मुझे चाहिए होगा किस टाइप के लिए, उन सभी बातों का ध्यान रखोगे। तो जब ऑडिटर ऑडिट करेगा तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेगा, ठीक है। फिर अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, तो वो इस बात का भी ध्यान रखेगा कि कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम किस तरीके का है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है या कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, और कंपनी का इंटरनल कंट्रोल कैसा है, यहाँ के इंटरनल कंट्रोल वीक है या स्ट्रॉन्ग है। अगर इंटरनल कंट्रोल वीक होगा तो उसे ऑडिट जो है बहुत ज़्यादा सीरियसली होकर करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा डिटेल में चेकिंग करनी पड़ेगी। अगर मान लो इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होगा तो कंपनी के अंदर फ्रॉड के चांसेस कम होंगे, तो वहाँ पे क्या कर सकता है, वो ज़्यादा ट्रांजेक्शन को नहीं भी चेक करेगा तो भी काम चल जाएगा। उसके बाद ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, जब वो सारी चीज़ें कर लेगा, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लेगा, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सारी चीज़ें रिपोर्ट कर लेगा, तो लास्ट में क्या करेगा, ये एक रिपोर्ट बनाएगा, मतलब सभी चीज़ों को चेक करने के बाद एक रिपोर्ट बनाएगा कि हाँ ये कंपनी बेसिकली किस टाइप की है। तो उस रिपोर्ट के अंदर ना कंपनियों की खामियों को लिखता है, तो उस चीज़ के अंदर मेंशन करेगा कि कंपनी कैसी है, क्या 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 गलती है, क्या क्या फ्रॉड है, क्या कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, वगैरह वगैरह। तो उस चीज़ को हम कहते हैं ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग फाइनल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। नींद आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ये चैप्टर कंप्लीट करके रिकॉर्डिंग एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद सो जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 4 है, सॉरी, चैप्टर नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग What are the advantages of having final account audited on independent auditor? So final statement having the audited by the independent auditor have certain advantages of the following groups. Basically क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, फाइनल अकाउंट को ऑडिट करवाते हैं किसी इंडिपेंडेंट ऑडिटर से, तो हमें उससे क्या फ़ायदा होगा। हम जो अगर ऑडिट करवाते हैं किसी इंडिपेंडेंट पर्सन से तो हमें क्या फ़ायदा होगा। तो बेसिकली इसे ना यहाँ पे 3 पार्ट में बांट रखा है कि मैनेजमेंट को क्या फ़ायदा होगा, दूसरा उस कंपनी के मालिक को क्या फ़ायदा होगा, और बाकी लोगों को क्या फ़ायदा होगा। तो बेसिकली 3 पार्ट में बांट रखा है। तो पहले हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि मैनेजमेंट को क्या फ़ायदा होगा। तो मैनेजमेंट को क्या फ़ायदा होगा, एरर फ्रॉड आर located very easily at an earlier date and chances of their further occurrence are reduced to the minimum, ठीक है। मतलब ये कहना चाहता है कि एरर और फ्रॉड जो है ना आसानी से पता चल जाएगा, और इससे क्या होगा, उस चीज़ को कम करने में क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगी मैनेजमेंट को। दूसरा कहता है यहाँ पे, द ऑडिटेड ऑफ द अकाउंट्स मेक द क्लर्क who maintain them alert, careful, and vigilant, and more so. They prepare accounts very carefully in future and try to keep them up to date. तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जो अकाउंट वगैरह मेंटेन कर रहा होगा ना, उसको क्या रहेगा, वो इस चीज़ में हमेशा अलर्ट रहेगा, केयरफुल रहेगा और विजिलेंट रहेगा, और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेगा, और वो केयरफुल्ली अकाउंट्स को मेंटेन करेगा, ठीक है। और वो ट्राई करेगा कि वो जो चीज़ है वो अप टू डेट रहे, मतलब सभी चीज़ें टाइम पे बन जाए। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, लोन एंड क्रेडिट्स कैन easily be obtained from the bank and other money lenders on the basis of properly audited accounts। तो अगर आपने जो ऑडिट करवाया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो वो जो अकाउंट ऑडिट करवाया है ना, उससे क्या होगा, उससे एक हेल्प ये मिलेगा कि आपको आसानी से ना लोन मिल जाएगा या क्रेडिट मिल जाएगा किसी भी बैंक से या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। क्योंकि अगर आप ऑडिट नहीं कराते हो तो जो बैंक वाले हैं या बाकी बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन्हें आपके अकाउंट्स पे भरोसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि उन्हें लगेगा कि मैनेजमेंट ने ना हमसे पैसे लेने के लिए अकाउंट्स में हेरा फेरी करी है, और ये क्या है,
हमसे पैसा लेना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। तो अगर आपका ऑडिट अकाउंट नहीं होगा, ऑडिटेड अकाउंट नहीं होगा, तो वो आप पे भरोसा नहीं करेंगे। बट अगर आपका जो अकाउंट होगा वो ऑडिटेड होगा तो वो आप पे ज़्यादा भरोसा करेंगे, मतलब ना चाहते हुए भी उन्हें भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे ना एक अश्योरेंस मिल जाता है कि हाँ ऑडिटर गारंटी दे रहा है कि ये जो अकाउंट्स है वो ट्रू एंड फेयर है। तो यहाँ पे लोन और एडवांसेस आपको ईजिली मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे आपको लोन एंड एडवांसेस क्या होंगे, ईजिली लोकेट हो जाते हैं, ठीक है, इजीली ऑब्टेन हो जाते हैं। उसके बाद अ बिजनेस इटसेल्फ एंजॉय द बेटर रेपुटेशन ऑफ इट्स अकाउंट आर ऑडिटेड बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। तो इससे बेसिकली होता है क्या, आपकी जो रेपुटेशन होती है ना वो मार्केट में, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और लास्ट पॉइंट है द ऑडिटर इफ ही ऑडिट्स द बिजनेस रेगुलरली, ही कैन रेगुलरली can come into the close touch with the working of that business and hence can give concrete suggestions to improve if he is asked to do so। मतलब ये कहना चाहता है कि अगर ऑडिटर ऑडिट करता है रेगुलरली तो उसे पता चल जाता है बिजनेस की सारी खामियों के बारे में, ठीक है। तो जब वो सभी खामियों के बारे में पता चल जाता है तो ना वो ऑडिटर क्या कर सकता है, उस मैनेजमेंट को सलाह दे सकता है कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो क्योंकि उसे बिजनेस के बारे में अच्छे से पता चल जाता है, और इससे क्या होगा, कंपनी जो है ना अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है, ठीक है। तो ये हेल्प करता है कंक्रीट सजेशंस देने में, कंक्रीट सजेशंस टू इम्प्रूव इफ़ ही आस्क टू डू सो। अगर उससे कहा जाएगा करने के लिए तो वो इसका सजेशन देगा और मैनेजमेंट उस चीज़ को फॉलो करेगी और आगे से उन चीज़ों को, मतलब वो फ्रॉड या एरर या जो भी गलती वगैरह उसको कम करने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब हम सेकंड पढ़ेंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी, बिजनेस के ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे कहता है द बिजनेस इज ओन्ड बाय सोल ट्रेडर। अगर मान लो कोई बिजनेस है जो सोल ट्रेडर चला रहा है, ही कैन रिलाई वेल ऑन द ऑडिटेड अकाउंट एंड ही ऑन हिज अकाउंट क्लर्क हु है रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स। तो अगर मान लो यहाँ पे सोल ट्रेडर बिजनेस चला रहा है तो वो जो अपने ऑडिटेड अकाउंट है ना उस पर भरोसा कर सकता है, जो भी उसके क्लर्क्स ने बनाया है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, मतलब कुल मिला के ये कहना चाहता है कि अगर मान लो मेरा बिजनेस है, ठीक है, मैंने अपना बिजनेस जो है उसके ट्रांजेक्शन्स वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए किसी बंदे को अपॉइंट कर रखा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट मान लो, ठीक है, रवि शास्त्री को अपॉइंट कर रखा है कि भाई तू मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तुझे बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह मेंटेन करना है। तो उसने बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह मेंटेन कर दिया, ठीक है। अब ना वो एक बार घोटाला कर चुका है, मुझे ना अब उस पर भरोसा नहीं है भाई उसने सही करा नहीं करा। तो अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा तो मैं उस पर आसानी से भरोसा कर लूँगा कि हाँ इसने जब बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह मेंटेन करा ये एकदम सही है, ठीक है, कोई घपलेबाजी वगैरह नहीं हो रखी है। उसके बाद यहाँ पे कहता है इफ द बिजनेस इज ऑर्गेनाइज एज अ पार्टनरशिप फर्म। अगर मान लो यही पार्टनरशिप फॉर्म वाला केस होता तो पार्टनरशिप फॉर्म के केस में क्या होगा, इफ द पार्टनर्स कैन यूटिलाइज द ऑडिटेड अकाउंट टू सेटल देयर डिस्प्यूट इन रिगार्ड टू एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, मान लो पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब वो किसी पार्टनर को या तो ऐड क्या नाम है एडमिट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं या वहाँ से हटाना चाहते हैं, ठीक है। यानी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, या मान लो किसी पार्टनर्स की डेथ हो गई है और उनके बीच में ना डिस्प्यूट है किस चीज़ का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लेकर या वैल्यूएशन का लेकर। तो अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा ना तो ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्प्यूट को खत्म करने में हेल्प करेगा, मतलब जो वैल्यू दे रखा होगा उसके हिसाब से वो आपस में वैल्यू बांट लेंगे। अगर मान लो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होगा तो हर कोई कहेगा नहीं मैं अपने हिसाब से लूँगा, वो कहेगा नहीं मैं अपने हिसाब से लूँगा, और थर्ड पार्टी कहेगा नहीं मैं अपने हिसाब से लूँगा। तो यहाँ पे डिस्प्यूट हो सकता है, अगर ऑडिटेड अकाउंट होगा तो डिस्प्यूट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे पॉइंट नंबर थर्ड, in case of joint stock company, its shareholders who resides at a place distant from the head office of a company can rely on the audited account and can be sure of their investment being safe with the company। जैसे मान लो कोई joint stock company है, ठीक है, और जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं इसका, मान लो राम एंड शान कंपनी है, उसने इन्वेस्ट कर रखा है क्या नाम है विनीत की कंपनी में, ठीक है। और राम एंड शान श्याम्स जो है ना कंपनी जो है वो बेसिकली कहाँ पर है, वो कनाडा में है, और विनीत की जो कंपनी है वो इंडिया में है। तो अब इंडिया में उसकी कंपनी है, ठीक है। अब जो है ना अगर मान लो वो अकाउंट ऑडिट नहीं करवाता है, कौन, विनीत अपने अकाउंट्स ऑडिट नहीं करवाता है, तो राम एंड श्याम्स को कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो स्टेटमेंट में जो दिखाया है इसने वो ट्रू है या नहीं है, ठीक है। अगर मान लो ये अपने अकाउंट्स ऑडिट करवा लेता तो वो जो है ना राम एंड श्याम्स वो इजीली भरोसा कर लेंगे कि हाँ इसने जो बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया है वो ट्रू एंड फेयर है।
जैसे मान लो बेसिकली भरोसा क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसने इस साल मान लो दिखाया लोन हो रखा, लॉस हो रखा है मुझे 10 लाख का, ठीक है। वो कैसे भरोसा कर लेंगे भाई, 10 लाख का लॉस हो गया, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, इस साल कैसे लॉस हो गया, ठीक है। उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे एक लॉकडाउन हो रखा है, इस वजह से लॉसेस हो सकता है। तो अब क्या है, भरोसा नहीं हो रहा है, इस वजह से क्या करा उसने, ऑडिट करवा लिया। ऑडिट कराने के बाद क्या होगा, इजीली वो लोग भी इस पर भरोसा कर लेंगे कि हाँ जो भी अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करा गया है वो क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, ठीक है। आगे आ जाओ कि अगर कोई ट्रस्ट है या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, तो ऑडिट क्या करता है, हेल्प करता है उन्हें मेंबरशिप और उनके बीच में रिलेशन अच्छा करने में, और साथ में जो कोई डोनेशन वगैरह मिलता है तो उस डोनेशन का सही तरीके से यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा, उस चीज़ को भी चेक करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। अब हम अदर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली कौन आएगा, यहाँ पे आपका इन्वेस्टर आएगा, ठीक है। इन्वेस्टर आएगा, लेंडर आ जाएगा, ठीक है। लेंडर आ गया, इन्वेस्टर आ गया, और कोई थर्ड पार्टी आ गया। तो बेसिकली वो उन लोग को क्या फ़ायदा होता है, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, चलो पॉइंट के हिसाब से पढ़ा देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 में कहता है द ऑडिटर और द ऑडिटेड अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर आर हेल्पफुल इन सेटलमेंट ऑफ द क्लेम बाय द इंश्योरेंस कंपनी इन केस ऑफ फायर। जैसे मान लो कि फायर इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। मेरे इस साल ना क्या नाम है, गोडाउन में आग लग गया, जिसके कारण मेरे हिसाब से लॉस हो रहा है 12 लाख का। बट इंश्योरेंस कंपनी कह रही है नहीं, 12 लाख का लॉस तो हो ही नहीं सकता, इतने छोटे से गोडाउन में आपका 12 लाख का सामान कैसे आ सकता है, ठीक है। तो डिस्प्यूट हो गया है, तो अगर अकाउंट ऑडिटेड होगा ना, तो उसके अंदर जो बता रखा होगा उसके हिसाब से उसी वैल्यू को फाइनल वैल्यू मान लिया जाएगा, और क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी मुझे ना उसके बेसिस पे अमाउंट पे कर देगी, ठीक है। अगर मतलब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या रखा कि हाँ वहाँ पे 12 लाख का स्टॉक था, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे 12 लाख का क्या देगी, यहाँ पे क्लेम देगी। अदरवाइज वो मुझे नहीं देती। तो मतलब अगर अकाउंट ऑडिटेड नहीं होता तो हमारे बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, बट अभी यहाँ पे अकाउंट ऑडिटेड है, इस वजह से क्या हो जाएगा, हमारे बीच में जो डिस्प्यूट है उसकी सॉल्यूशन, मतलब उसकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। बाकी आता है यहाँ पे द बैंक और इन्वेस्टर्स और अदर मनी लेंडर्स कैन टेक डिसीजंस फॉर ग्रांटिंग लोन टू द बिजनेस हाउसेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्ली ऑडिटेड अकाउंट्स। तो जैसे मान लो लेंडर्स हैं या फिर इन्वेस्टर्स हैं, वो हमारी कंपनी में पैसा लगाएं या ना लगाएं, तो इससे रिलेटेड क्या होगा, वो डिसीजंस ले पाएंगे कि हाँ इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, या इस कंपनी को लोन देना नहीं चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये चीज़, ये यानी ये क्या नाम है, डिसीजन कब आएगा, जब अकाउंट्स क्या होंगे, ऑडिटेड होंगे, ठीक है। अगर ऑडिटेड नहीं होंगे तो वो डिसीजंस तो लेंगे, बट वो थोड़ा सा ना उनके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा भारी हो जाएगा, कि यानी रिस्की हो जाएगा कि क्या हम इस कंपनी के अंदर पैसा लगाएं या ना लगाएं। और वही अगर अकाउंट ऑडिटेड होगा तो वहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिखा रखा होगा ना वो ट्रू एंड फेयर है सारा। देखो कुल मिला के यहाँ पे मामला यही है कि जो कंपनी है ना वो कैसे भरोसा कर ले कि जो इन्होंने डेटा रिप्रेजेंट करा है वो ट्रू है या फेयर, ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट की तरह कि वो जो भी डेटा पब्लिश करते हैं वो सारा क्या होता है, वो रियल होता ही नहीं है, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं अपनी डेटा में चेंजेस करने की, रियल डेटा कुछ और होता है, रिप्रेजेंट कुछ और करते हैं वो। तो वही वाला हाल है कि यहाँ पे जो है ना लोगों का भरोसा उठ चुका है कि जो डेटा उन्होंने रिप्रेजेंट करा है वो सही है भी या नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे लेंडर्स हैं या फिर अदर जो इन्वेस्टर्स हैं कि वो कैसे भरोसा कर लें कि जो अकाउंट वगैरह जो इन्होंने दिखाया है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह शो करा है वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। तो अगर अकाउंट ऑडिटेड होगा तो वो क्या मान जाएंगे कि हाँ ये अकाउंट जो है, जो प्रॉफिट वगैरह दिखा रखा है वो सही है। और अगर अकाउंट नहीं होगा तो वो क्या मान लेंगे कि नहीं ये प्रॉफिट सही नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ पॉइंट नंबर कौन सा है इसमें, पॉइंट नंबर थर्ड में, द परचेजर ऑफ द बिजनेस कैन ईजिली कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑडिटेड अकाउंट। और उसके बाद द टैक्स अथॉरिटीज कैन वेरी वेल रिलाई ऑन द ऑडिटेड अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ इम्पोजिंग द वैल्यू एडेड टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ठीक है। आ रहा होगा समझ में। आगे देखो द ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस कैन produce in support of the legal cases before the court. It form a basis to determine actions in bankruptcy and insolvency cases. In case of the employer-employee dispute, audited accounts are helpful in determination of the profit and tend to the profitability. Trade unions dispute can be easily settled on the basis of audited accounts of a concern. मतलब कुल मिला के पॉइंट नंबर थर्ड से लेके 6 तक में क्या कहा है, पॉइंट नंबर थर्ड में कहा है कि अगर मान लो, अगर कोई मान लो कोई कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज करना चाहती है तो परचेज कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, आसानी से पता चल जाएगा कि उस कंपनी की वैल्यू कितनी है, कितना अमाउंट पे करना चाहिए वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद कहता है कि
टैक्सिंग अथॉरिटीज़ है, ठीक है। अगर अकाउंट ऑडिटेड होगा तो उन्हें लगेगा कि हाँ जो भी इन्होंने टैक्स पे करा है वो क्या है, रियल है, ठीक है। चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो वेल्थ टैक्स हो, चाहे वो क्या हो, वैल्यूडेटेड टैक्सेस हो, ठीक है। तो टैक्सिंग अथॉरिटीज़ को भी ये हेल्प करता है कि वो उन पे जो अकाउंट दिया है वो उस पर भरोसा कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि अगर मान लो कोर्ट केस हो रखा है, ठीक है, तो उस केस में भी क्या होगा, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो हेल्प करता है आपके डिस्प्यूट को सॉल्व करने में, इंसॉल्वेंसी के केसेस को, बैंकरप्सी के केसेस को सॉल्व करने में। और अगर मान लो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कोई डिस्प्यूट वगैरह हो रखा है तो उस केस में भी ऑडिटेड अकाउंट हेल्प करता है उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में, ठीक है। जैसे कैसे डिस्प्यूट हो सकता है, एम्प्लॉयर कह रहा है मुझे बोनस मिलना चाहिए था 10,000 रुपये, जबकि एम्प्लॉई कह रहा है कि मुझे बोनस मिलना चाहिए था 10,000, जबकि एम्प्लॉयर कह रहा है नहीं तुम्हारा बोनस 7,000 बन रहा है। तो अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट हो गया कि एम्प्लॉयर मुझे जानबूझ के क्या नाम है बोनस का अमाउंट कम दे रहे हैं। तो अब डिस्प्यूट हो गया तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा तो वह हेल्प करेगा इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये कुछ बेनिफिट्स हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट स्टैंडर्ड एंड ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट स्टैंडर्ड और ऑडिट प्रोसीजर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में पूछा है। तो देखो ऑडिट स्टैंडर्ड क्या होता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू वेरीफाई द अकाउंट्स and to report whether the balance sheet and profit and loss account have been made out properly according to the Companies Act, and whether or not these exhibits a true and fair view of the state of affairs of the business. Again, if one look at this main objective of auditing and the auditor's duties in relation to the detection and prevention of error and fraud, then one notices and logical concludes the same thing as was decided in the famous case law Kingston Cotton Mill Company, that the auditor is a watchdog, not a bloodhound. On the basis of the above, the following can be given to be audited standards. एक काम करो, ये मैं कराऊंगा तुम्हें नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय। टाइम ज़्यादा हो गया है, ठीक है, मुझे नींद आ रही है, तो बाकी की रिकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा।